स्टेप होता है। बेस स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले वो चेक करते हैं कि क्या एक या दो नंबर लेते हैं और हमने उसमें कंडीशन चेक करनी है कि क्या कंडीशन उस पर वैलिड है या नहीं है। ठीक है, फिर और दूसरी जो हमारी होती है रिकर्जन, रिकर्जन में हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे पास अगर वही टर्म्स के टर्म ऑफ वैल्यूज के लिए हैं तो वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। मींस कि हमने करना क्या होता है, जैसा अब ऊपर बात हो रही थी ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स में उसने कहा कि सबसे पहले बेस स्टेप में आएगा 1 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले तो उसने एक नंबर लिया और उसने कहा कि जी ये जो 1 है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। जी बात यहाँ पे करेक्ट होगी, उसने एक नंबर लिया और उसने बता दिया कि ये हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। फिर अगर सेकंड स्टेप में अगर इसकी एक और डेफिनेशन करें वो क्या आता है, इफ k इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर k एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है देन k प्लस 2 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। वो भी फिर क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नाउ 1 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि k जो है मेरे पास वो 1 है। ठीक है, मैंने वो कह दिया कि 1 जो है हमारे पास दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर बाय डेफिनेशन। ठीक है ना, हमारी जो असल में जो डेफिनेशन थी ना बेस की, ये है, दैट इज अ बेस डेफिनेशन। कि उसने यही कहा था कि 1 जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये बेस डेफिनेशन के मुताबिक मैंने यही बताया, अभी कुछ स्टूडेंट अभी दोबारा आए हैं, तो मैंने यही बताया कि बेस डेफिनेशन में ये होता है कि हमने एक नंबर या दो नंबर, ये बड़ी हद है मैक्सिमम 3 नंबर लेकर उस पर हमने वैलिड कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या वैलिड कंडीशन ठीक है। फिर जो सेकंड स्टेप होता है रिकर्जन, रिकर्सिव स्टेप उसको बोलते हैं। रिकर्सिव स्टेप में या रिकर्जन में क्या होता है कि हमने वैल्यू चेक करनी होती है अनलिमिटेड पॉजिटिव इंटीजर्स या अनलिमिटेड नंबर्स के लिए या एन नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्स के लिए या नंबर्स के लिए। वो मतलब वो काफी सीरीज एक तैयार हो जाती है आपके पास। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने उसने कहा कि ऑड नंबर की डेफिनेशन उसने पहले ये ली कि 1 जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, पहले उसने ये लिया। फिर उसके बाद रिकर्सिव में कहा कि उसने k जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर हम हर k में दो नंबर ऐड करते जाएं, फॉर एग्जांपल 1 है, k की वैल्यू मैं यहाँ पर कहता हूँ 1 है, तो 1 में अगर 2 प्लस करें 3, फिर अगर k की वैल्यू 3 में फिर 2 प्लस करें 5, 3 फिर 2 प्लस करें 7, 2 प्लस करें 9, 2 प्लस करें 11। मींस के हर वैल्यू में अगले जो है 2 ऐड करते जाएंगे तो अगला हमारी जो है वो सीरीज कंप्लीट होती जाएगी और हम हमारी जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स तैयार होते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबसे पहले हमने क्या किया कि विद k इक्वल टू 1, अब हमने जाहिर k की हमने लेट सपोज फर्स्ट वैल्यू रखी 1, क्योंकि उसने कहा था कि 1 जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। k की वैल्यू रखी 1, अब k प्लस 2 किया, रिकर्सिव डेफिनेशन के थ्रू हमने क्या किया, k प्लस 2 किया, 1 प्लस 2 हो गया 3 आ गया, 3 जो है वो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। सेम इसी तरह करते जाओगे तो हमारे पास जो है हमारे पास सारी सीरीज जो है वो तैयार होती जाएगी। हर मतलब 1 3 5 7 9 जो है वो सारी सीरीज जो है वो तैयार होती जाएगी। तो ये आपके पास रिकर्सिव में दो स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखने हैं। ये थोड़ा सा कह लें कि जो है डिफिकल्ट भी टॉपिक है, इसको वाकई समझना थोड़ा सा मुश्किल है और इतना डीपली भी जाने की जरूरत नहीं है। और इसको जो है आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है लॉन्ग में, तो इसको उस लिहाज से भी आपको वो एग्जांपल में आपको वो भी मिल जाएगी आपको सॉल्व यहाँ पे रिकर्सिव डेफिनेशन के थ्रू कहेगा आपको कि करके दिखानी। लेकिन वो रिकरेंस कह रहा था, रिकरेंस रिलेशन, आई डोंट थिंक सो वो ये रिकर्जन है। रिकरेंसी है आप किया तो वो एक्चुअली वो हुआ क्या, रिकरेंस 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 का मतलब होता है कि एक चीज का बार बार जो है रिपीट होना किसी चीज का वैल्यू का। और रिकर्सिव फंक्शन भी यही कहता है, रिकर्जन भी यही कहता है कि आपका जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही होती है। ठीक है ना, एक फंक्शन जो है वो सेट ऑफ वैल्यूज जो रिपीट हो रही होती है। और वो जो आपका क्वेश्चन है ना वो आपका भी आपको अभी आपको जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन में मतलब आपको एग्जांपल्स में मिल जाएगा यहाँ। जी रिकरेंस रिलेशन के थ्रू कह दे या आपको रिकर्सिव डेफिनेशन के थ्रू कह दे तो वो एक ही मतलब है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है।
इसके ऊपर मैंने भी काफी इसको स्टडी किया, मैंने भी उसको जरा देखा है, गो थ्रू किया है, और वो यही है और इसी टॉपिक के अंदर ही है वो सारा। ओके, अच्छा अब यहाँ पर जो है अब बात हो रही थी रिकर्जन में क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन्स ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। रिकर्जन डेफिनेशन है टू पार्ट्स। नंबर वन, बेस। बेस में मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल सिंपल डेफिनेशन है which cannot be expressed in terms of smaller versions। ठीक है ना, इसमें ये होता है ये कि आप लोगों ने एक वैल्यू लेनी होती है, जाहिर है उसको तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, which cannot be expressed in the terms of smaller versions of itself। अपने ही और स्मॉलर वर्जन्स में डिवाइड ना हो सके, उसको कहते हैं इनिशियल स्टेप, जो है बेस स्टेप उसको बोलते हैं। और जो रिकर्जन है सेकंड स्टेप है, उसमें क्या होगा, द पार्ट ऑफ डेफिनेशन which can be expressed in terms of smaller versions। अब आपके पास, मैं अगर कहूं आपके पास के वैल्यूज हैं, मतलब अनलिमिटेड वैल्यूज हैं, ऑब्वियसली आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसको स्मॉलर वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप पैकेट्स बना सकते हैं, उसके मींस उसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 वैल्यूज कर सकते हैं, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल अगर वर्ड्स में बात करूं तो आपने बेस स्टेप में एक या दो वैल्यूज के लिए वैल्यू जो है कंडीशन ट्रू करनी है, और जो रिकर्जन स्टेप में उसमें आपने के नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए वैल्यू ट्रू करनी है। ओके, रिकर्सिवली यहां तक किसी को कोई इशू है तो पूछ ले। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग की सेंस में बात करें रिकर्जन की, तो वो तो होता है कि हम एक बेस क्राइटेरिया देते हैं जहाँ पे आके वो फंक्शन कॉल करके एक बेस एंड तक आ जाता है, लाइक लास्ट तक आता है, जिससे कि बैकवर्ड वो उस चीज को जंप करते करके लास्ट तक जाता है। तो वो मतलब सारी उसकी, अगर हम इस सेंस में बात करें तो इस जी ये भी यहाँ भी उसी सेंस में बात करें कि एक बेस क्राइटेरिया हमें एक ऐसी मतलब कि सिचुएशन चाहिए होती है जहाँ पे आके वो एंड हो सके, जहाँ पे मजीद वो खुद को कॉल नहीं करे। कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बिकॉज ये इट्स मैथ्स और ये प्रोग्रामिंग से रिलेट करता है जरूर टॉपिक, लेकिन हर चीज वैसी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने एक ये सीरीज क्रिएट करनी है यहाँ पर। वो जो है, क्योंकि हम वो फंक्शंस में तो और चीज आ जाती है, यहाँ पर तो सीरीज वाली बात आ जाती है। ये आपकी जो है ना, ये टर्म, ये सीक्वेंस और सीरीज से रिलेट करते हैं ये टॉपिक जो है। हाँ, तो मतलब जो रिकर्जन एंड वाली बेस जो होगी वो बिल्कुल वो मतलब ऐसी हमारे पास सीरीज होगी जिसको जिसके वो एंड होगी, उसके मजीद उसको मजीद सीरीज नहीं बन सकेंगे, वो हमारी बेस होगी। ठीक है ना, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का या के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ही यही होता है कि आपने जो है उसको जो है वो, अगर हमारे पास एन नंबर, बेसिकली हम लोग मैथ्स में यही एन ही यूज करते हैं, क्योंकि एन ही एक हमारे पास एक ऐसा नंबर है, इंटीजर है, कि जिसमें हम कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप पुट कर सकते हैं। तो जब मैथ्स में यही है कि अगर आपने इंटीजर हर चीज पुट कर दी है तो पीछे कुछ रह ही नहीं गया, बाकी हर चीज सॉल्व हो जाती है उसमें। ठीक है। जी, अभी भी कोई डाउट है तो, और तरीके से नहीं, आप सर आगे से करवाएं, आप आगे करवाएं, आगे आगे हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं सही आ रही मुझे। मैंने कहा है आप नेक्स्ट सर आप नेक्स्ट स्टार्ट करवाएं, हो जाएगा क्लियर, जो कंफ्यूजन नहीं लगे ना हो तो मैं जी ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं। अ फंक्शन सेड टू बी रिकर्सिवली डिफाइंड इफ द फंक्शन रेफर्स टू इटसेल्फ सच दैट, कि जो इसके सर्टेन आर्गुमेंट्स हैं, मतलब जो उसकी बेस वैल्यूज हैं, फॉर विच द फंक्शन डज नॉट रेफर टू इटसेल्फ, वो जो है आपके पास जो ऐसे आर्गुमेंट्स नहीं होने चाहिए जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करते, मींस कि आपके पास वही वैल्यूज होनी चाहिए जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा और कोई बेस वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अब बेस वैल्यूज से मुराद ये है कि जैसा भी हमने ऊपर वन, और अब हम ऊपर वन को ऑड प्रूव गए थे, तो हमने यही कहा था कि वो एक बेस वैल्यू ली थी हमने, और उसमें यही कहा था कि वो वैल्यू ट्रू है, मतलब वो जो आर्गुमेंट है, ये वो बेस वैल्यू है, वो फंक्शन में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी वैल्यूज आपने नहीं उठानी जो आपके वो फंक्शन को रेफर नहीं करती, वो जो उसमें फंक्शन में नहीं इंक्लूड, तो वो वैल्यूज नहीं है। फिर सेकंड टाइम में क्या कहता है, ईच टाइम द फंक्शन डज रेफर टू इटसेल्फ, और हर दफा फंक्शन को जो है अपने तरफ रेफर करना चाहिए। द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी
क्लोज टू अ बेस वैल्यू, मींस के वो हमारी जो अगली वैल्यू है वो पिछली से रिलेट करनी चाहिए। अगर बात यहाँ पर ऑड नंबर्स की हो रही है, इट मींस कि अगर 1 की बात ऑड नंबर से हो रही है तो बाकी जो अगले नंबर है वो भी ऑड नंबर्स होने चाहिए। ये नहीं कि हमारे जो है अगला फंक्शन जो है वो इवन नंबर्स आ रहे हो, तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए यहाँ। ठीक है। मतलब कि अब हमने रिकर्सिव फंक्शन इस तरह से कॉल हो के वो बेस क्राइटेरिया जो हमने सेट किया हुआ उस तक वो पहुंच सके, उस हर जी कॉल में वो उसकी क्लोज हो, जी आगे नहीं सबसे भाग सकता, वरना वो इन्फिनिट हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि सबसे पहली तो बात यही है ना कि हमारी बेस वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी तो फिर उसके बाद रिकर्सिव जो है सेकंड स्टेप आएगा। ठीक है। अगर हमारे पास बेस ही नहीं ट्रू होगी, और बेस में आपको यही है ना कि हमने स्मॉल वैल्यू हमने चेक करनी है, अगर हमारे पास वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो देन हम रिकर्जन पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल है कि सपोज दैट f इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाय f नॉट, मतलब f0 दिया हुआ उसने f इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर उसने क्या एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 f ऑफ n प्लस 3। अब यहाँ पर उसने कहा कि फाइंड करे f1 f2 f3 एंड f4। अब यहाँ पर उसने कहा कि जी आप ये सारी चीजें फाइंड करें। अब इसमें तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। फ्रॉम द रिकर्सिव डेफिनेशन इट अलाउज दैट f1 जो है वो 2, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि f0 तो दिया हुआ है यहाँ पर, f0 तो हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है f1। तो अब जहां जहां फंक्शन में n है वहां पर हम उसकी जगह पर 1 पुट करके देखते हैं कि वहां पर क्या आता है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर पुट करेंगे 0, n की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। 2 इंटू एफ ऑफ n की जगह फिर 0 पुट किया प्लस 3 आ गया। ये सारा 0 हो गया, 0 प्लस 3 3 आ गया। तो मीन्स कि हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। अब ये अब आपको यहाँ तो इसको सॉल्व करके दूं तो फिर आपको शायद समझ आ जाए। मीन्स के अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि एफ ऑफ 1 जो है वो 2f0, सबसे पहले उसने 0 पुट किया। मीन्स के इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। जस्ट आपने फंक्शन में सबसे पहले आपने 0 पुट किया, उससे 1 की वैल्यू निकल n आएगी। फिर की 1 जगह पुट 0 पुट करेंगे तो f1 हम फाइंड कर सकते हैं ना। अगर n की जी जगह हम 1 पुट कर देंगे तो वो तो f2 आ जाएगा। f1 हम कैसे फाइंड करेंगे? इसलिए तो n की जगह जो है वो 0 पुट किया सकते हैं, तक हम f1 फाइंड करेंगे। तो 0 जी प्लस 1 क्या 1 होता है। जी माशाल्लाह, आप मेरे से भी ज्यादा काफी इंटेलिजेंट है, आप तो खुद भी कर सकते हैं। ये अच्छी बात है वैसे बात। नहीं नहीं, अच्छी बात है, माशाल्लाह करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको मुझसे बाकी स्टूडेंट्स भी जो आई थिंक मैं जहां तक समझ रहा हूँ ना, बाकी स्टूडेंट भी आए हैं जो वो यही समझ रहे होंगे कि ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। बिकॉज ये जो हमारा टॉपिक है ना कि हमारे पीछे से सीक्वेंट और सीरीज से रिलेट कर रहा है, तो जो जब तक वो नहीं समझेंगे तो फिर वो फंक्शन से रिलेट नहीं करेंगे, तो वो उनको मेरा ख्याल आज वाला भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा होगा, इसलिए वो आज भी नहीं बोल रहे और वो चुप करके जो है ना बस वो लेक्चर गुजार रहे हैं। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। सीरीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर इनको रिकर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो इनको जो पीछे समझ आएगी बॉर्डर करें अगर जी रिकर्जन का ओके। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। हाँ जी, वो बेसिकली ऐसे ही ना, वो रिकर्जन में क्या होता है, वो सबसे पहले अब देखिए हर चीज जो है पीछे से रिलेट करती है। अब आप उसको पता नहीं होगा कि फंक्शन क्या चीज है, वो उसमें ये नहीं पता होगा सीरीज क्या चीज है, सीक्वेंस क्या चीज है, तो फिर वो कैसे क्रिएट कर सकेगा। वो भी थोड़ा थोड़ा टच आता है उसमें कि वो आप कैसे बता सकेंगे। तो हर चीज जो है वो पीछे से रिलेट करती है, तो अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो वो जो है वो काम जो है थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो अब ये रिकर्जन में 2 स्टेप्स हैं। तब ये भी अगर किसी को ना समझ आएंगे तो फिर वो जो है वो वैल्यू हमारी जो है वो काम नहीं नहीं चलेगा, काम नहीं आगे होगा, सारा समझ नहीं आएगी, फिर वो लेक्चर्स आया हमारे लिए। अच्छा चले बार, उम्मीद करते हैं कि जिसको ना समझ आए वो पूछ सकता है। ये काफी डिफिकल्ट है, ये को आसान नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो बार बार पूछें। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि हर चीज नोट्स में पढ़ाई नहीं जाती, और कुछ चीजें नोट्स में डिफरेंट दी होती हैं, डिफिकल्ट दी होती हैं, और वही जो है वो टीचर क्लियर कर पाता है, और वो टीचर ही समझता है कि वो कैसे क्लियर करनी है। तो हर चीज जो है वो नोट्स नहीं समझा सकती हैं आपको। अगर नोट्स हर बंदा समझ सकता होता तो फिर टीचर्स ना होते यार आज की दुनिया में। ओके।
अब यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, उसने कहा कि फंक्शन में आपने f1, f2, f3 और f4 की वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले आपने फंक्शन की जगह n की जगह 0 रखा, 0 + 1 हो गया, उससे वैल्यू निकल आएगी। फिर 1 रखना है, 1 से 2 की वैल्यू निकल आएगी, फिर 2 रखना है और फिर 3 रखना है और f4 जो है इस तरह। ये तमाम वैल्यूज जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये f2 निकला है, ये f3 है, f4, ये तमाम वैल्यूज हैं, ये निकाली हुई है उसने। ठीक है, इसमें कोई इसमें इशू ऐसा है ही नहीं है। ठीक है, अब फंक्शन वैसे ही है, बस थोड़ा सा समन है। अब यहाँ पर रिकर्सिवली अगर कॉल हो रही, अब यहाँ पर तो सिर्फ 4 वैल्यूज के लिए बात हो रही थी। अब रिकर्सिवली में अब कुछ भी हो सकता है। अब वो कह सकता है कि आप इसको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ले जाएं, तो क्या करेंगे आप? तो आपके लिए जरूरी है कि आपने क्या करना है सबसे पहले। अब ये तो इसने रिकर्सिवली सिर्फ 4 फंक्शंस के लिए बात की हुई है। अब उसने कहा है, अगर ना कहा होता तो फिर हम इसको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन जब उसने कह दिया कि भाई मुझे सिर्फ f1, f2, f3 और f4 चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर हमने जो है टाइम नहीं वेस्ट करना। जस्ट जो वैल्यूज हमारी f2 की, f जो है 0 1 तो निकल आई, उसके पहले ये f3 की, f4 की वैल्यूज निकालनी है और उसने जस्ट आपको बता देना कि जी हमारा यहाँ पे काम क्लियर हो जाता है। इसलिए इतना लंबा छोड़ा जाने की जरूरत ही नहीं है। जी सर जी, ये जो वैल्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला fn+1 ये हम खुद ही लगाएंगे या ये दिया होगा? ये उसने दिया हुआ है यहाँ पे गिवन। यहाँ पे उसने गिवन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सपोज दैट f is defined recursively by, उसने डिफाइन किया। अच्छा, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि बेटे ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है ना, तो इसलिए आपने ये यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है इसलिए आपने यहाँ पे उसके जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और उसमें f0, f1, f2 और f3 जो है वो 4 जो आपको वैल्यूज दी है वो आपने जस्ट पॉइंट आउट कर लेनी है। ठीक है जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही आवाज। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप सेकंड एग्जांपल देख लीजिएगा, फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं और ये तो अब सबको आई थिंक पता होगा। यस सर, पता है। ठीक है ना, वो अगला जो है, अगर फॉर एग्जांपल 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1, अगर 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, जो है वो हर नंबर पिछला नंबर जो उसे मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर n का फैक्टोरियल है तो मींस क्या होगा, n में से कम करते जाएंगे और 1 तक जाता जाएगा। सेम इसी तरह अगर एग्जांपल 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल भी 1, 2 का फैक्टोरियल है तो 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल है 3 × ये सारा मतलब चलता जाएगा। अगर यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल कह रहा है तो 5 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 5 × 4 का फैक्टोरियल। यस सर, लिख सकते हैं। अगर आपको 6 का फैक्टोरियल कह रहे हैं तो हम उसको भी लिख सकते हैं 6 × 5 का फैक्टोरियल। यस सर, लिख सकते हैं। जी, लिख सकते हैं। तो इट मींस कि अब इससे हमारा जो रिकर्सिव जो है जनरल टर्म जो हमारी बनती है, जो रिकर्सिव डेफिनेशन बनती है, तो हम उसको हर फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं n × n-1 का फैक्टोरियल। यस सर, लिख सकते हैं। जी, लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक, अगर हम जनरल टर्म, उसने कहा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर द फैक्टोरियल ऑफ n इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल is defined to be the product of the all integers from 1 to n। तो उसमें जस्ट उसने यही कहा है कि आपने उसका एक जनरल फंक्शन उसने बना के दिखाया है कि आपने कैसे बनाना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बता दूं तो वो बेटर है। फार्मोनिक सीरीज है, रिकर्सिव। अच्छा, ये है जी हमारा जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे, उसमें इसी से रिलेटेड है। रिकरेंस रिलेशन, वो इसी में आता है। रिकरेंस रिलेशन क्या चीज है? रिकरेंस रिलेशन फॉर अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की बात हो रही है, मतलब इसमें सीक्वेंस चलते हैं, ठीक है। say the sequence a0 a1 2 up to so on is a formula that relates each term
बाय ए के, मतलब उसे ए के से डिनोट किया जाता है टू अ सर्टेन ऑफ इट्स प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर कहते हैं उसे पहले आने वाली जो है उसमें से टर्म। अगर फॉर एग्जांपल ए के है, ए के से पिछली टर्म क्या होगी, ए के माइनस वन, उससे पिछली टर्म ए के माइनस टू, एक एक उसमें से कम करते जाओगे और वो कहां तक जाएगी, अब टू आइथ वैल्यू। आइथ वैल्यू मतलब आई क्या है, अब वो आई क्या चीज है, आई इज अ फिक्स्ड इंटीजर। यहाँ पे आई इज अ फिक्स्ड इंटीजर है, अब वो वैल्यू फिक्स कर दी उसने। एंड के इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, और वो आई के क्या है, वो हमारा कोई इंटीजर वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। मींस कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई जो है मेरे पास 5 है, तो जो है के क्या होगा, एक ऐसा इंटीजर होगा जो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा आई के, या आई से ग्रेटर हो सकता है। कैसे होगा वो हम एग्जांपल देखते हैं। द इनिशियल कंडीशंस फॉर द सच रिकरेंस रिलेशन स्पेसिफाई द वैल्यूज, हम उसको कैसे वैल्यूज को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर उसने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है और आई थिंक ये है, ये इससे अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेट करता है तकरीबन, तो उसमें जो है हमारा क्वेश्चन भी वो भी क्लियर हो जाएगा पास्ट पेपर्स का। Find the first 4 terms of the following recursively defined sequence। अब आपको सीक्वेंस डिफाइन दिया हुआ है, उसने कहा है कि आपने यहाँ क्या करना है, रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स मुझे निकाल के दिखानी है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, सबसे पहले उसने कहा B1 आपको गिवन दिया हुआ है, B1 जो है वो 2 के इक्वल है, उसने आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। फिर कह रहा हूँ कि रिलेशन उसने गिवन दिया हुआ है, कि रिलेशन उसने कहा हुआ है कि जो रिलेशन है वो बी के इज इक्वल टू बी के माइनस 1 प्लस 2 के फॉर ऑल इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये कंडीशन जो होती है ना, ये बड़ी जरूरी होती है, कुछ बच्चे जो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ना, जो इंटीजर्स के से कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, तो गिवन द बेस स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, बेस स्टेप में क्या गिवन है, मैंने स्टार्ट में लेक्चर में स्टार्ट में कहा था कि बेस स्टेप में हमेशा आपको एक कम से कम या ज्यादा ज्यादा 2 या 3, हद 3, ज्यादा 2 ही होती हैं, आपको वैल्यूज गिवन होंगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस स्टेप में आपको B1 गिवन है। बेस स्टेप वो होता है कि जिसमें आपको सबसे पहले एक वैल्यू के लिए बताया हो, या एक वैल्यू आपके पास गिवन हो कि ये जो है आपके पास जो पहली वैल्यू आपके पास ये आ रही है। तो ये बेस स्टेप में B1 जो है विच इज इक्वल टू 2, ये आपके पास पहले गिवन है, ये बेस स्टेप आपका। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इसको फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। वो आपका रिकर्सिव फंक्शन है, जो रिकरेंस रिलेशन है वो आपका रिकॉल हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, जस्ट जहां जहां आप लोगों की वैल्यूज है वहां वहां पर आप लोगों ने क्या पुट कर देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, 2 पुट करना है, बिकॉज उसे ग्रेटर देन या इक्वल टू जो है इंटीजर जो आपने लेना है उससे वैल्यू से कम नहीं लेनी, हम 0 नहीं लेंगे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हम अगर 0 माइनस 1 करेंगे तो वो तो फिर माइनस में चली जाएगी वैल्यू, तो b माइनस 1 कोई वैल्यू नहीं है और ये सारी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। तो आपने क्या करना है, इंटीजर्स लेने हैं 2 या 2 से बड़े। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, क्योंकि इक्वल टू 2 भी है तो आपने 2 भी पुट करना है। तो 2 पुट किया तो आपने सबसे पहले क्या देखा, जहां जहां किया वहां हमने 2 पुट करना है आप लोगों ने इस रिलेशन में। अब जहां जहां जो है के वहां 2 पुट करें, क्या आ जाएगा, सबसे पहले B2 इज इक्वल टू B के की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 1 आ गया, प्लस 2 के 2 इंटू 2, तो आगे पास जो है वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। सॉल्व आउट करेंगे आगे पास B2 भी निकल आएगा, B3 भी निकल आएगा और B4 भी निकल आएगा। जो है ये आपके पास जो है वो सेकंड स्टेप भी आपके पास क्लियर आउट हो जाता है जी। अभी तक आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि अब क्या चीज है रिकरेंस रिलेशन जो है। यस सर, आ गया समझ, मुझे आ गया, बाकी आप पता नहीं, बाकी पता नहीं लगता ये माने लाए हैं कि अब इनको, अब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए समझ। ओके अच्छा, ये है जी आपका क्वेश्चन जो आप बार बार पूछ रहे थे कि लेट डिफाइन अ सीक्वेंस B0 B1
B2 ये आपका आई थिंक 2017 में आई थिंक आया आप लोगों का। जी सर, ये तो सब दो- है, लेकिन थोड़ी सी आई गेस चेंजिंग है, सेम एज इट इज नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है वो यही है, बहरहाल देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो को नहीं, क्योंकि अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो चेंज आना ही है, लेकिन है यही चीज, जहां तक मेरा ज़हन है वो यही है। जी जी सर, मैंने मैच कर लिया, सेम ही है, ठीक कह रहे हैं आप। जी सेम, थैंक यू। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सरसाइज एग्जांपल देख रहे हैं, लेट अस कहता है डिफाइन बी नॉट B1 B2 बाय द फार्मूला, वही हमारे पास जो सीरीज चल रही है, कहता है Bn जो है वो 5 की पावर n है फॉर ऑल इंटीजर्स, n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब कह रहा है शो दैट दिस सीक्वेंस सेटिस्फाइज द रिकरेंस रिलेशन बी के इक्वल टू B5B K माइनस 1, मतलब उससे जो प्रीडिसेसर टर्म है उसके लिए भी जो है रिकरेंस रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। फॉर ऑल इंटीजर्स K जो है उसकी भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो सबसे पहले बेस टाइप में आपको उसने गिवन दिया हुआ है कि जो Bn है वो 5 की पावर n है, तो बेस टाइप तो आपके पास वो क्लियर है। सबसे पहले तो उसके आपने n की जगह सबसे पहले आपने k पुट कर दिया, वो आपके पास वैल्यू निकल आई। अब सब्स्टिट्यूटिंग k माइनस 1, बिकॉज उसने कहा था कि आपने वैल्यू निकालनी है b की पावर k माइनस 1 के लिए, तो जहां जहां k है वहां वहां उसकी प्रीडिसेसर टर्म लिख दें, तो b की पावर की क्या आ जाएगी, b की भी ये भी k माइनस 1, ये भी क्या आ जाएगी k माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई फोर बोथ साइड्स बाय 2 बाय 5 वी ऑब्टेन, क्या करेंगे हमने बोथ साइड्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। क्यों 5 से मल्टीप्लाई की है, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज बन रही थी ना, जो उसने कहा था कि जी हमारे पास जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करती है ना, उसमें b की पावर k माइनस 1 के साथ 5 भी था, तो हमने क्या किया, इसको 5 के साथ हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जी सॉरी, अब यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद यूजिंग वन इक्वेशन में आप लोग यहाँ पर पुट करके चले थे, बी के को आप पुट करके चले थे 5 के, तो बी के को आप लोगों ने 5 के को जो है 5 की पावर k माइनस 1, इसने क्या किया, k माइनस 1 पुट किया ना उसमें, अब वो तो पुट हो गया ना उसमें, वो 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया जी। हाँ, के 5 के माइनस 1, हाँ ये उसने सिंप्लीफिकेशन की है, वो मैं आपको लोगों का ना, मैं आपको खुद सॉल्व करके ना ये क्वेश्चन एंड से आपको जो है ना अभी भेज देता हूँ आप लोगों के ग्रुप में, ठीक है। इसने उसको डिवाइड करके की है, वो अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आनी, और मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है खुद सॉल्व करके भेज दूँ, तो ये मैं आपको क्वेश्चन है ना खुद सॉल्व करके ना अभी आपको भेज देता हूँ आपको, ठीक है। ये आंसर सिंप्लीफिकेशन ही है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके तो उसमें वैल्यू पुट करके और एंड पे आप लोगों को जो है सीरीज निकाल दिया कि जी आपके पास 5 को इधर ला के उसको डिवाइड किया तो 5 1 ये 5 5 25 होता है ना, तो 5 के वैसे आ गया जी। यार, सिंपलीफाई किया वैसे हाँ जी, जी, वो जो सिंप्लीफिकेशन है, हाँ जी सिंप्लीफाई किया हुआ, हाँ जी, और उसमें ऐसा खास तो कुछ भी नहीं है, जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन ना समझ आई, मैं आपको ये स्टेप इतना जो है ना स्टेप आपको दोबारा करके जो है भेज देता हूँ, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मशीन किधर चली गई थी,
ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक सेकंड में भी इसी तरह ये शो द सीक्वेंस 0 1 3 7 up to so on 2 की पावर n minus 1 for all integers n greater than equal to 0 satisfy this current relation। उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। सबसे पहले आपने उसको डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो डी की डी एन उसमें उसको जो है लेट कर लिए कि डी के बराबर है, डी के बराबर लेट कर लिया उसने। तो वो 2n माइनस 1, क्योंकि 2n माइनस 1 ही था, 2n माइनस 1 तक जा रहा है, तो उसने वहां तक उसको जी क्लास। ओके, हमारे पास यहाँ पे बेस स्टफ तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो उसके बाद उसकी प्रीडिसेसर टर्म्स हमने पुट करनी शुरू करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास जो है वो आपने क्वेश्चन को हमेशा देखना, आपको समझ आ जाएगी। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है ना उससे पिछली दो टर्म्स है, एक k माइनस 1 है और एक k माइनस 2 है। तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इनकी जगह k माइनस 1 और उसकी जगह फिर जो है दूसरी दफा पुट करना है k माइनस 2। तो k माइनस 1 और k माइनस 2 उसकी वैल्यूज जो भी आएंगी वैल्यूज निकाल के रिलेशन में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद सिंपलीफाई करके आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। जस्ट सिंपलीफिकेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपलीफिकेशन में किसी को कोई इशू आएगा तो आप मुझसे खुद पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम भी अब ओवर हो गया और आई थिंक विद इन 1 मिनट जो है वो मीटिंग जो एंड हो जानी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं। और ये रिकरेंस का रिलेशन जो है आपका टॉपिक भी यहाँ तक फिनिश हो जाता है, आगे जो है वो कुछ भी नहीं है। रिकर्जन दूसरी है, उसमें अगर देख लूंगा कोई इंपॉर्टेंस हुआ तो वो आपको करवा दूंगा, अदरवाइज आपका ये टॉपिक यहाँ पर एंड है। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे पास पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को सारे सेंड कर दूंगा। अच्छा, ये आज का जो टॉपिक है ना ये कुछ बच्चों को वाकई नहीं समझ आया होगा, बिकॉज ये वाकई डिफिकल्ट है। ठीक है ना, इसमें अगर आप लोग की कोशिश हो तो ये कुछ हो सकता है, आ गया समझ। अदरवाइज ये वाकई थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके ठीक है जी बेटे, बाकियों को किसी को कोई इशू है? सर आ गई है समझ। जी, बाकी आई थिंक सीन आपको बेटे होगी क्लियर, क्योंकि आपका वो रिकरेंस का वो टॉपिक इसी में ही आ गया है, उसमें क्लियर हो गया। लेकिन मुझे अभी तक सेटिस्फाइड डिफरेंस नहीं पता लगा ऐसा जैसा कोई कि ये किस सेंस में इसको रिकर्व कर रहा है वो। ठीक है, आप ऐसा करें, क्वेश्चंस कर लें, आपको जो इशू है आप मुझे मैं आपको ना ग्रुप में दोबारा समझा दूंगा। जो आप क्वेश्चन करें, आपको जो इशू आएगा, जहां इशू आ रहा होगा मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस करने के बाद आपको बता दूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह इधर ही हैं और हमारी यही कोशिश होगी कि आपको दी बेस्ट समझ आए। और अगर फिर भी ना समझ आई तो फिर भी कोशिश करेंगे क्योंकि ट्राई ट्राई गेन करते रहना चाहिए इंसान को, कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू सर। जी कोई मसला नहीं है, हमारी दुआएं अल्लाह पाक सबको कामयाबियां दे, अल्लाह पाक आप सबको। लेकिन ये कि मेहनत करें सब, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी डबल मेहनत करें। उस्ताद अगर हमारे टीचर्स हमें कहते होते थे कि बेटे टीचर जो होता है ना वो सिर्फ इल्म की प्यास देता है, मतलब सिर्फ प्यास देता है, और जिसको प्यास लगी होती है ना वो खुद चलकर आके पानी पीता है। तो दूसरी जुबान में कहते हैं ना कि हाँ जी, पानी पीने के लिए भी जाहिर है मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, उठना तो पड़ेगा ही। जी सर आप ठीक कह रहे हैं। जी चले, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और फिर भी कोई इशू आए तो अगेन आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वहां पे पूरा जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।